स्वागत है। बात करेंगे महासंग्राम 2023 की, लेकिन उससे पहले रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। निष्कर्ष है और मैं बहुत विनम्रता से यहाँ के अपने निवासियों का बहुत ही आदर करता हूँ। मित्रों, मैं अपनी 4-5 कुछ बातें मुख्य बता दूंगा, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं सबों का उत्तर दूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं जाऊं, आपसे बात करूं और रायपुर ग्रामीण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दूं। तो आज मैं उसकी बैठक करूंगा, फिर सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम एड्रेस करूंगा। कल तक मैं यहां हूं। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली आती है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। थैंक यू। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था, सोनी जी को याद होगा शायद। क्या जलवा था साहब। मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, जूनियर था। यहां था कि भाजपा के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जनता हमारे साथ है, आप लोग कहां से आ गए। और बड़ी विनम्रता से मीडिया के मित्र क्षमा करेंगे, मीडिया भी उनके खिलाफ लिखने में बहुत हिचकता था। और क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। 1-2 बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सोनी जी। और चुनाव हुआ तो रिजल्ट सबके सामने। मैं 1 हफ्ते प्रचार में था यहां पर। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है, क्या आई एम द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे। जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूं। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है। अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, और यहां तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहने। मैं जब दिल्ली से चला तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो यहां तो संख्या ही बढ़ती चली जा रही है। मेरा एक और परिचय है कि मैं वकील भी हूं पेशे से। पहले पटना हाई कोर्ट में वकालत करता था, अब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूं, लॉ मंत्री तो रहा ही हूं। तो मुझे गोठान का जो मैंने घपला देखा, तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई। क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है। तो बिहार में एक नारा था, लालू जी आपने गरीबों का चारा भी खा लिया। भूपेश बाबू, मुझे आपसे आग्रह करना है, अब गोबर पर भी तस्करी क्या है, कहीं तो छोड़िए। कितना करेंगे आप। हमारे मित्रों ने इस विषय को उठाया है, कहीं तो एक जगह छोड़ना चाहिए ना। अब मुझे मालूम नहीं था कि कैंडी क्रश भी इतना लोकप्रिय हो जाएगा। सुबह आते ही हमारे मित्रों ने कहा, ये कैंडी क्रश क्या है, मैंने दिल्ली में पढ़ा तो जरा मुझे बताया जाए। भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है, ये सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज। मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है। जब इस मामले की मैं तहकीकात कर रहा था
मुझे महादेव ऐप की कहानी बताई गई और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना, कहा कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज है भाई साहब। तो पूरी कहानी सुनने में आई। अब वहां ईडी का काम चल रहा है, वहां सीबीआई का काम चल रहा है, सिनेमा एक्टर सबको कैश पेमेंट किए गए। तो अब यहां बताया गया कि महादेव ऐप में भी एक भक्त जो हैं वो भूपेश बाबू से बहुत नजदीक है, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो अब समझ में आता है कि गेमिंग ऐप से भूपेश बाबू को क्यों प्यार है कि अपनी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में भी कैंडी क्रश खेलते हैं। उनको आनंद आता है, हर प्रकार का आनंद। इसीलिए विदेश में भी मामला चलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नौजवान कितने निराश हुए हैं, क्या भविष्य बनाया आपने उनका। ये महादेव ऐप की परतें खुलेंगी तो खूब खुलेंगी, मुझे मालूम है, मैंने स्टडी किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भूपेश बघेल जी, बीजेपी की ओर से हम इसको बहुत प्रभावी रूप से उठाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। बघेल जी के बारे में मैं एक बात और कहूंगा, वो भ्रष्टाचार में सबको ट्रस्ट नहीं करते। एक कहावत है, खाना भी चाहिए तो मिलजुल कर खाना चाहिए। हाँ? लेकिन तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल पर निशाना साधा। सबसे पहला तो कैंडी क्रश को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैंडी क्रश से अगर इतना प्यार है, गेमिंग ऐप से इतना प्यार है, तो मुझे महादेव ऐप की भी याद आती है। वो तमाम चीजें जिन पर निशाना साधते हुए रविशंकर भूपेश बघेल पर नजर आए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बैठक, प्रत्याशी चयन के लिए दिल्ली में मंथन, सीईसी की बैठक लगातार जारी है और मंथन के बाद फाइनल होगा सीटों पर नाम। राहुल गांधी कमलनाथ बैठक में शामिल होंगे। लगभग 130 से 150 सीटों की पहली सूची आ सकती है। आपको बता रही है कि आखिर आज क्या होगा। इसके अलावा 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली सूची जारी कर सकती है, कहा जा रहा है। तो ये वो दिग्गज है, आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और आज क्या होना है, लिस्ट पर मंथन। इसी के साथ लिस्ट पर मंथन क्योंकि होगा और ऐसे में आज कहा जा रहा है कि लगभग 130 से 150 उम्मीदवारों के नामों को लेकर मुहर लग जाएगी। तो इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त के प्रत्याशी चयन के लिए दिल्ली में मंथन का दौर और फिर सीईसी की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में 130 से 150 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाएगी। तो दिल्ली में बैठक जारी है और इस बैठक में 130 से 150 उम्मीदवारों के नामों पर स्टैंप लग जाएगा, मुहर लग जाएगी। और कहा जा रहा है कि पितृपक्ष क्योंकि खत्म होने पर है और पहली सूची कांग्रेस की जारी हो सकती है 15 अक्टूबर। हालांकि संभावनाएं हैं कि 15 अक्टूबर को लिस्ट जारी हो सकती है। अशरफ काजमी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कांग्रेस की पहली लिस्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 130 से 150 नामों का ऐलान कांग्रेस कर सकती है, लेकिन सवाल ये कि बैठक शुरू हो गई है, अंदर सुगबुगाहट तेज है। क्या जानकारियां आपके सोर्सेस के जरिए? देखिए, अभी करीब 1 घंटा हो गया है कि सीईसी की बैठक को शुरू हुए, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन हाँ, जो संभावनाएं हैं और जो हमारे सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं, करीब बाकी जो बची हुई 80 सीटों के आसपास हैं उस पर सीईसी में चर्चा हो रही है। और आज की जो सीईसी है इसमें पूरी 230 सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं उस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। हालांकि सूची अभी जारी नहीं की जाएगी। सूची जब नवरात्र शुरू होंगे 15 अक्टूबर से,
तब पहली सूची जारी की जाएगी और उस सूची में भी करीब 100 से 150 के आसपास तक का उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी सूची आएगी। तो इतनी चीजें तय हैं कि कांग्रेस ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कौन चेहरा होगा, कौन उम्मीदवार होगा, उस पर अंतिम मोहर लगने के लिए यहां कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र भंवर सिंह है, सदस्य अजय सिंह लल्लू है, सप्तगिरी उल्का सांसद, वो सब यहाँ मौजूद हैं। तो एक लंबी मंथन किया जा रहा है, एक लंबा मंथन किया जा रहा है। जो नाम है उन पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। करीब 100 उम्मीदवार बीजेपी अपनी 4 अलग अलग सूचियों में जारी कर चुकी है। तो कांग्रेस के पास एक बहुत साफ स्थिति है कि उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 94 उम्मीदवारों के नाम अभी भी बाकी हैं कि जारी किए जाए बीजेपी की तरफ से। लेकिन अशरफ, आपको क्या लगता है, जो पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की जाएगी उसमें क्या हॉट सीट शामिल होंगे और फायर ब्रांड नेताओं को पहले जारी किया जाएगा उनके नामों का, या फिर उन सीटों का जहां पर कांग्रेस को लगता है कि वो पक्का जीतेगी वहां के उम्मीदवारों का नाम जारी किया जाएगा? किस आधार पर पहली सूची जारी की जाएगी? देखिए, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि पहली सूची में वो उम्मीदवार होंगे जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो पहली सूची में उम्मीदवार घोषित की जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होना है। तो यहाँ पे ये भी स्थिति नहीं कि चरणबद्ध मतदान होना है तो सूची भी उसी हिसाब से जारी करें, क्योंकि समय कम है, एक ही चरण में मतदान होना है। तो अभी स्वाभाविक है कि वो अपनी मजबूत जो कैंडिडेट हैं, जो सीटें हैं, उनके नामों का ऐलान करेगी और फिर उसके बाद जैसा स्थिति होगी, क्योंकि अभी बीजेपी ने भी करीब 94 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारना है, तो कांग्रेस भी अपना देखेगी कि उनके सामने कितना मजबूत उम्मीदवार है, किस सीट पर है, तो उसी हिसाब से रणनीतिक फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये बहुत साफ है कि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी और जहां पैनल है उनको भी उस पर भी फैसला कर लिया जाएगा। जो सर्वे जो हुआ है उस पर, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में भी एक सर्वे कराया गया है, उस सर्वे को लेकर भी यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पूरी रिपोर्ट रखी जा रही है। नजर बनाए रखिएगा अशरफ, वापस से आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। 15 अक्टूबर की वो तारीख जब बताया जा रहा है, संभावना है कि कांग्रेस जारी कर सकती है सूची उम्मीदवारों की, जिसमें कि लगभग 130 से 150 उम्मीदवारों के नाम मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी मंथन क्योंकि चल रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता अशरफ ने बताया कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी डिस्कशन लगातार जारी है। अब बात होगी मुस्लिम धर्मगुरु की। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को जालिम इंसान कहा है। दरअसल तौकीर रजा ने भारत सरकार द्वारा इजरायल का समर्थन किए जाने पर नाराजगी जताई है और हमास को आतंकवादी संगठन मानने से ही इनकार कर दिया। इसके साथ ही तौकीर रजा ने 29 अक्टूबर को दिल्ली में मुस्लिम महापंचायत भी बुलाई है। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम कह दिया है, जालिम इंसान कहा है और उन्होंने इस पर भी एतराज जताया है कि हमास को आतंकी संगठन कहा जा रहा है। लोगों की है, जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है, जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। इंदौर के महावर नगर में खेलने के दौरान खेल में ही छात्रों में विवाद हो गया। दोस्त ने ही अपने दोस्त पर चाकू से वार कर दिया। कमेंट करने को लेकर यह मारपीट शुरू हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे 10th क्लास में पढ़ने वाला छात्र जो गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल अन्नपूर्णा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश भी तेज कर दी है। हालांकि ये पूरा मामला
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप देखिए किस तरीके से चाकू से वार करते हुए दोनों ही एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं। सवाल कई उठते हैं। पहली बात तो कि दो छात्र हैं, दोनों कहासुनी में मारपीट तक उतारू हो गए, तो हथियार कहां से आए इनके पास? कमेंट किया एक दूसरे पर और कमेंट को लेकर दोस्तों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकू से वार एक दूसरे पर करने लगे और एक छात्र इतना ज्यादा घायल हो चुका है, 10th क्लास का छात्र जो अस्पताल में भर्ती है। हिमांशु संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आखिर किस बात को लेकर दोनों छात्रों के बीच मारपीट हुई और अभी गंभीर छात्र की स्थिति कैसी है? ये इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की महावर नगर कॉलोनी का मामला है। ये बच्चे यहाँ पर कॉलोनी में खेल रहे थे और कमेंट्स करने की बात पर इनका विवाद हुआ और ये 10वीं क्लास में पढ़ने वाले मयंक को चाकू मार दिया गया। मयंक को गंभीर चोटें आई और सीसीटीवी फुटेज में पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो रहा है। ये बच्चे उसमें सीसीटीवी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और खेल खेल में मयंक ने एक साथी को कमेंट की और कमेंट करने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि इनमें चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी होने के बाद इस छात्र को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इसकी जांच कर रही है और सीसीटीवी में स्पष्ट नजर आ रहा है कि चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है और अब इस आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन हिमांशु, सवाल ये कि ये छात्र हैं, इनके पास जहां किताबें होनी चाहिए, बैग में इनके पास चाकू कहां से आया, हथियार कहां से आए इनके पास? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ये मतलब एक छात्र हैं और वहां खेलने आए थे और खेलने के दौरान इनके पास हथियार मिलना एक गंभीर मामला है और पुलिस इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है कि ये इस तरीके की गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में कहीं पूर्व से तो शामिल नहीं है और चाकू जिस तरीके से मिला और जिस तरीके के गंभीर घाव उसको छात्र को आए हैं, उसके बाद ये मामला जो है वो गंभीर हो गया है और इनके और भी साथ के लोगों की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कॉलोनी वालों से भी पुलिस अन्नपूर्णा बात कर रही है और इसकी जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु। खबर रतलाम से है, जहां जयपुर ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची है। आरोपियों के परिजनों से, करीबियों से पूछताछ होगी और नोटिस भी दे दिया गया है। 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 7 आरोपी अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजस्थान के निम्बाहेड़ा से चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाउडर मिला था। जयपुर को दहलाने की साजिश थी। एनआईए इसी मामले की जांच कर रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके रिश्तेदार, उनके परिजन, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ होगी। कई सवाल जवाब होंगे क्योंकि ये पूरा मामला ब्लास्ट से जुड़ा है, जहां कुछ सामग्री मिली थी एनआईए की टीम को। इन लोगों के पास से, आरोपियों के करीबियों से अब पूछताछ होगी। जयपुर ब्लास्ट की साजिश का पूरा मामला है और इस मामले में अब रिश्तेदारों से, करीबियों से पूछताछ होगी। जगदलपुर से खबर, जहां कोरापुट सेक्शन में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से केके रेल लाइन फिर से बंद हो गया है, जिसकी वजह से हीराखंड नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर कोरापुट में ही रुकेंगी। टीटलागढ़ में समलेश्वरी और राउरकेला एक्सप्रेस रुकेगी। 15 अक्टूबर तक के लिए ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। कमर्शियल मैनेजर ए.के. त्रिपाठी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 25 ट्रेनों को रद्द किया गया है फिलहाल। और ऐसे में क्योंकि भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती हैं, इन घटनाओं की वजह से ही आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हर बार की तरह एक बार फिर 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। आज से शनिवार तक रायपुर से होकर गुजरने वाली 25 ट्रेनें रद्द रहेंगी। नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले आमगांव रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। आमगांव स्टेशन तीसरी लाइन से जुड़ने से ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी। रेलवे के मुताबिक आज सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस, पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस, पोरबंदर सातरागाछी एक्सप्रेस, दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल आदि गाड़ियां रद्द रहेंगी। बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाए गए 50 चाकू जब्त किए हैं। पकड़े गए सभी चाकू घरेलू उपयोग में आने वाले हैं। चाकुओं को ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगवाया गया था।
पुलिस ने एक्शन लेते हुए पिछले 1 साल में साइट के जरिए कितने चाकू मंगाए गए हैं उसके आंकड़े जुटा रही है, साथ ही मंगाने वाले के नाम पते भी टटोल रही है। बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है। पहली कार्रवाई प्रतिबंधित गाड़ियों की नंबर प्लेट पर की जा रही है। जिन गाड़ियों से पदनाम वाले नंबर प्लेट नहीं उतारे गए थे उन गाड़ियों की नंबर प्लेट उतारी जा रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता लागू हो गया है और किसी भी तरीके से आचार संहिता लागू होने के बाद नामों वाली गाड़ियां आप लेकर नहीं चल सकते, चाहे उसमें नाम राजनीतिक दल का हो या कोई चिन्ह हो। ऐसी गाड़ियों को सड़क पर लेकर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।